Good morning, students. Myself, Dr. रीता कुमारी, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, मड़वाड़ी कॉलेज रांची। आज मैं सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट्स को साइकोलॉजिकल रिसर्च मनोवैज्ञानिक शोध पेपर 6 यूनिट 3 क्वेश्चनर्स मेथड्स प्रश्नावली विधि किस प्रकार से किसी भी मनोवैज्ञानिक शोध के डेटा कलेक्शन में उपयोगी होता है उस पे पहला क्लास में चर्चा कर चुकी हूँ। आज मैं उसी को आगे बढ़ाते हुए उसके दोषों पर चर्चा करूँगी और उसके साथ साथ यह भी बतलाऊँगी कि प्रश्नावली को कैसे उन्नत बनाया जा सकता है। हाउ टू इम्प्रूव क्वेश्चनायर्स। डिमेरिट्स ऑफ क्वेश्चनायर। नंबर 1, आत्मनिष्ठता, सब्जेक्टिविटी। प्रश्नावली की एक मौलिक कमजोरी, वीकनेस यह है कि यह आत्मनिष्ठ विधि है। प्रश्नावली भरते समय इस बात की पूरी संभावना रहती है कि सूचनादाता सही बात को छिपा ले और गलत सूचना दे सकता है। ऐसी हालत में अध्ययन की विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी तथा वैधता, वैलिडिटी घट जाती है। नंबर 2, अप्रत्यक्ष अध्ययन, इनडायरेक्ट स्टडी। प्रश्नावली द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से सूचनाएं प्राप्त की जाती है। प्रश्नावली भरते समय सूचनादाताओं के सामने अध्ययन करने वाला उपस्थित नहीं रहता है। इसीलिए इस बात की संभावना अधिक रहती है कि वे गलत सूचना दे दें तथा एक दूसरे से पूछताछ करके उत्तर भर दें। डाक प्रश्नावली में इसकी संभावना और भी अधिक बढ़ जाती है। नंबर 3, प्रश्नों की अस्पष्टता। प्रश्नावली में यदि कोई अस्पष्ट प्रश्न हो या अस्पष्ट शब्द हो तो उसको स्पष्ट करने के लिए अध्ययनकर्ता वहाँ उपस्थित नहीं रहता है, जिसके फलस्वरूप सूचनादाता उन प्रश्नों के उत्तर नहीं देते हैं या अनुमान से उनके उत्तर लिख देते हैं, जिसके कारण सूचना गलत हो जाती है। जैसे एक प्रश्न है, आपके उस स्कूल का क्या नाम है। अब इस प्रश्न में कोई उत्तरदाता या सूचनादाता अपने स्कूल का नाम लिखेगा, केंद्रीय विद्यालय लैरेटो, श्यामली, और कोई अपना नाम लिखेगा, प्रिंस, मनोज, अमित। हम जो सूचनादाता वहाँ पर अनुसंधान करने के लिए, सूचनाओं के प्रश्नों को देखने के लिए कि ये सही है कि नहीं, यहाँ पर ये प्रश्न गलत साबित हो जाते हैं, जिसके कारण इनकी रिलायबिलिटी खतरे में पड़ जाती है। नंबर 4, सीमित सूचनादाता, लिमिटेड रिस्पोंडेंट्स। प्रश्नावली का व्यवहार केवल शिक्षित वयस्कों पर ही किया जा सकता है, अशिक्षित वयस्कों या बच्चों पर नहीं किया जा सकता। इसके अलावा अधिक व्यस्त तथा नफासत वाले लोग प्रश्नावली को भरना पसंद भी नहीं करते हैं। इस प्रकार प्रश्नावली ईमानदारी तथा लगन के साथ भरने वाले की संख्या बहुत कम हो जाती है। नंबर 5, आंशिक वसूली। डाक द्वारा जो प्रश्नावली भेजी जाती है वे कभी वापस नहीं भी लौटाई जाती है। कभी कभी नहीं लौटाने वाली प्रश्नावलियों का प्रतिशत 75% तक होता है। ऐसी हालत में आर्थिक क्षति के साथ साथ अध्ययन विलंबित हो जाता है और सूचनाएं सही ढंग से प्राप्त नहीं हो पाती है।
नंबर 6, आंशिक रूप से भरी गई प्रश्नावली। कुछ सूचनादाता प्रायः प्रश्नावली को पूरी तरह नहीं भरते हैं। जहाँ कहीं उन्हें कठिनाई महसूस होती है या किसी शब्द का अर्थ समझ में नहीं आता है या वाक्य का अर्थ स्पष्ट नहीं होता है तो वे उसका उत्तर नहीं भरते। इस प्रकार वे अंत में प्रश्नावली को अधूरा ही लौटा देते हैं। चूँकि अध्ययनकर्ता वहाँ उपस्थित नहीं होता है, इसीलिए इसकी कोई जानकारी नहीं हो पाती, और जब अधूरा प्रश्नावली लौटता है तो फिर वो किसी काम का नहीं होता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रश्नावली में कई तरह के दोष हैं। अतः सामाजिक समस्याओं सोशल प्रॉब्लम्स के अध्ययन में इस विधि का व्यवहार सावधानी के साथ करना चाहिए और यह एक सहायक विधि के रूप में भी है। लेकिन प्रश्नावली विधि के द्वारा ही अधिकतर रिसर्च होते हैं और वो बहुत ही विश्वसनीय और वैधतापूर्ण होते हैं। उसमें रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी काफ़ी अधिक पाई जाती है। प्रश्नावली को कैसे उन्नत बनाया जाए? हाउ टू इम्प्रूव क्वेश्चनायर्स। नंबर 1, प्रश्नावली की रचना में सावधानियाँ। क्या क्या सावधानियाँ प्रश्नावली की रचना में होनी चाहिए जिसके आधार पर प्रश्नावली को अच्छे तरीके से उसकी रचना हो और ये शोध के लिए काफ़ी उपयोगी साबित हो। नंबर 1, शोधकर्ता को चाहिए कि वह ऐसे प्रश्नों का निर्माण करे जो शोध समस्या से संगत हो। जो भी रिसर्च से रिलेटेड हम प्रॉब्लम रख रहे हैं उसी से संबंधित हो। इस काम के लिए विशेषज्ञों से सलाह या सुझाव ले सकता है। नंबर 2, प्रश्न बनाते समय इस बात का ध्यान रखा जाए कि प्रश्न या वाक्य ना तो बहुत ही लंबा हो और ना ही बहुत छोटा, बल्कि मध्यम आकार का होना चाहिए। नंबर 3, प्रश्न में स्पष्ट तथा एक अर्थी शब्दों का व्यवहार किया जाए। अस्पष्ट तथा बहुअर्थी शब्दों का व्यवहार नहीं करनी चाहिए। नंबर 4, प्रश्नों का वाक्य सरल हो, जटिल नहीं। नंबर 5, प्रश्नावली की लंबाई ना तो आवश्यकता से बहुत अधिक हो और ना ही बहुत कम हो। नंबर 6, प्रश्नों में ऐसे शब्दों का व्यवहार नहीं करना चाहिए जो किसी उत्तरदाता के लिए आपत्तिजनक हो। नंबर 7, प्रश्नों का निर्माण करते समय उन सूचनादाताओं के बौद्धिक स्तर तथा शैक्षणिक स्तर को ध्यान में रखना चाहिए जिन पर प्रश्नावली का व्यवहार करके सूचना प्राप्त करना हो। प्रश्नों का स्तर सूचनादाता के बौद्धिक स्तर से ना बहुत ऊंचा और ना बहुत नीचा होना चाहिए। नंबर 8, शोधकर्ता को चाहिए कि एकांशों आइटम्स या प्रश्नों क्वेश्चन का चयन करते समय ध्यान रखें कि प्रत्येक प्रश्न प्रत्येक एकांश या आइटम की विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी तथा वैधता, वैलिडिटी निर्धारित की जाए तथा केवल ऐसे एकांशों आइटम्स से प्रश्नावली को संरचित किया जाए जो विश्वसनीय तथा वैध हो। नंबर 9, अनुसंधानकर्ता को चाहिए कि प्रश्नावली की विश्वसनीयता तथा वैधता को अनुकूल सांख्यिकीय विधियां स्टैटिस्टिकल मेथड्स के द्वारा निर्धारित करें।
अच्छी प्रश्नावली में संतोषजनक विश्वसनीयता एवं वैधता का होना अनिवार्य है। इसी के अंतर्गत आगे देखेंगे हम लोग कि प्रश्नावली के संचालन के समय सावधानियाँ। जब हम लोग प्रश्नावली का संचालन करते हैं तब किस प्रकार की एडमिनिस्ट्रेटिंग करते हैं तो किस प्रकार की सावधानियाँ होनी चाहिए। नंबर 1, सूचनादाताओं के साथ बातचीत करते समय एक अच्छा संबंध स्थापित करना चाहिए और प्रश्नावली को भरने के प्रति उसमें तत्परता, रेडीनेस तथा रुचि, इंटरेस्ट जगाना चाहिए। नंबर 2, शोधकर्ता को चाहिए कि जब सूचनादाता में तत्परता, रेडीनेस विकसित हो जाए तो उन्हें आवश्यक इंस्ट्रक्शन, निर्देश दे और प्रश्नावली का विवरण तब तक ना करें जब तक उसे विश्वास ना हो जाए कि वे उसके निर्देशन को अच्छी तरह से समझ गए हैं। नंबर 3, प्रश्नावली को सूचनादाताओं में वितरण करने के बाद भी शोधकर्ता को सक्रिय रहना चाहिए। उसे चाहिए कि वह सूचनादाताओं की पंक्ति में सावधानी के साथ घूमता रहे ताकि वे एक दूसरे से पूछताछ करके ना भरे। यदि किसी सूचनादाता को किसी प्रश्न या शब्द का अर्थ समझ में नहीं आता है तो शोधकर्ता को चाहिए कि उसके लिए वो वहाँ से उपलब्ध रहे ताकि वह अर्थ को स्पष्ट बतला सके। नंबर 4, डाक प्रश्नावली में सावधानी रखना चाहिए कि प्रश्नावली को लिफाफे में रखकर उस पर सूचनादाता का न्यू एड्रेस साफ सुथरा अक्षरों में लिख कर दिया जाए। साथ ही शोधकर्ता को अपना पता भी उसी लिफाफे में लिख देना चाहिए और अपेक्षित डाक टिकट लगा देना चाहिए। फिर प्रश्नावली को वापस भेजने के लिए डाक टिकट सहित लिफाफा का भी संकलन कर देना चाहिए जिससे कि सूचनादाता को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। नंबर 5, डाक प्रश्नावली के वापस नहीं लौटने पर स्मरण पत्रों का भी उपयोग करना चाहिए। स्मरण पत्र का मतलब हुआ रिमाइंडर डालना, बार बार उससे पूछना। शोधकर्ता को चाहिए कि यदि डाक प्रश्नावली निश्चित समय के भीतर वापस नहीं आती है तो संबंधित व्यक्ति के पास रिमाइंडर लेटर, स्मरण पत्र भेजें। इस पर और भी अधिक प्रश्नावली वापस आने की संभावना बढ़ जाती है। इस प्रकार से देखा जाता है कि प्रश्नावली की रचना करते समय उनके व्यवहार के अनुरूप कार्य करना चाहिए, तभी इन सब सावधानियों को बरतने पर प्रश्नावली एक वैज्ञानिक विधि बन जाती है और ये काफ़ी ज़्यादा विश्वसनीयता के साथ इस प्रश्नावली विधि का उपयोग किसी भी मनोवैज्ञानिक शोध में किया जाता है। धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी केस स्टडी, मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शंस का केस स्टडी। केस स्टडी मतलब केस अध्ययन विधि या व्यक्ति अध्ययन विधि। व्यक्ति अध्ययन विधि या केस अध्ययन विधि के द्वारा किस प्रकार से मनोवैज्ञानिक शोध में डेटा कलेक्शंस किया जाता है। थैंक यू।